Hi everyone, once again welcome back to Excellence Cycle with a new video, and in this video we'll cover the new chapter, that's chapter number 3 of your level biology, और वो है enzymes. Now this is the very important chapter. Basically this is the basics of your bio और आपको इसमें बहुत ज़्यादा strong होना चाहिए. आपको यहाँ अपनी basics को strong करना है, concepts अपने बिल्कुल जो है वो clear रखने हैं. यहाँ पर अगर यहाँ पर तुम किसी भी चीज़ में stuck हो, confuse हो, ठीक है, किसी डाउट में हो, तो आई कैन जस्ट से कि आप आगे जो है वो बाकी चैप्टर्स में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है. सो अगर आपका एग्जाम से कॉन्सेप्ट सही होगा तो आप बाकी चैप्टर जब समझोगे ना तो वहाँ आपकी ऑलरेडी क्योंकि बेसिक स्ट्रांग होगी तो फिर आप जो है वो वहाँ पर ईजिली चीज़ों को समझ सकते हो. नाउ वी आर स्टार्टिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज़ एंजाइम. यू ऑलरेडी नो दैट एंजाइम इज़ अ प्रोटीन, लेकिन इट्स नॉट अ फाइब्रस प्रोटीन, इट इज़ अ ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है, इट्स अ ग्लोबुलर प्रोटीन. और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दैट कैटलाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अब यहाँ पर दो किस्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज़ कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड नंबर 2 इज़ द एनाबॉलिक रिएक्शन. तो हमारी बॉडी में जितने भी जो कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक रिएक्शंस है, जिसको हम कंबाइनली मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस कह रहे हैं, उन सबको हमारे पास जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है ना वो हमारे पास कैटलाइज करते हैं रिएक्शंस को. एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ठीक है, और कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है, देखो सबसे पहली बात तो कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं. दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब है कि देखो एक रिएक्शन के लिए ना एक एंजाइम सूटेबल होगा और उसकी अभी आप आगे डायग्राम्स देखो कि डायग्राम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द स्पेसिफिसिटी. ठीक है, दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि एक एंजाइम है हमारे पास जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वही जो एंजाइम है वो फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक फॉर ओनली ग्लूकोज. तो सिर्फ वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन, लिपिड्स को ब्रेक डाउन इस तरह नहीं कर सकता. तो वो एक ही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जो है वो कैटलाइज करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करता है. और ज़रूरी नहीं कि ब्रेक डाउन करता है, वो चीज़ों को कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म भी करता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा. खैर, बहरहाल, प्रिसाइज 3D शेप विद हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप्स ऑन द आउटसाइड. ठीक है, इंश्योरिंग दे आर सॉल्युबल. इनकी एक प्रिसाइज 3D शेप होती है विद द हाइड्रोफिलिक आर ग्रुप. आपको पता है कि व्हाट इज़ प्रोटीन. इट इज़ अमीनो एसिड. ठीक है, अमीनो एसिड से बना प्रोटीन. अमीनो एसिड में हमारे पास जो है अमीनो मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन होता है बीच में, एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, एक हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है, एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है और एक हमारे पास साइड चेन होती है. अब वो साइड चेन अगर हाइड्रोजन है तो फिर वो ग्लाइसिन हो गया. ठीक है, ग्लाइसरीन हो गया. ठीक, और अगर हमारे पास उसकी जगह लाइक एच की जगह लाइक साइड ग्रुप में हमारे पास कोई भी चेन है तो हम उसे आर चेन कहते हैं. ठीक है, या आर ग्रुप कहते हैं, दैट्स द साइड चेन. और बेसिकली आर ग्रुप वो चीज़ है जो स्पेसिफिसिटी को जो है इंश्योर करता है कि लाइक आर ग्रुप अगर एच है तो फिर हमारे पास दूसरा प्रोटीन है, फिर अगर वो मीथेन है तो एक दूसरा ग्रुप है, ईथेन है दूसरा ग्रुप है. तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे अपनी ये चीज़. तो आर ग्रुप इज़ दैट इज़ समथिंग विच शोज़ यू द स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन. इसका स्ट्रक्चर चेंज है तो इसका मतलब क्योंकि देखो प्रोटीन का तो स्ट्रक्चर ही है ना कि प्रोटीन में मस्ट है कि बीच में कार्बन हो, साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो, दूसरे साइड पर जो है अमाइन ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन मस्ट हो विद कार्बन. तो ये तो मस्ट है, ये वरना पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही नहीं है वो. और एक है साइड चेन. तो साइड चेन है वो कुछ भी हो सकती है और वो साइड चेन ही बेसिकली स्पेसिफिसिटी को मतलब इंश्योर करती है कि कौन सा प्रोटीन है वो. और उसके नाम भी होते हैं, आपको याद थोड़े बहुत तो खैर आपको याद करने पड़ेंगे, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कौन कौन से. ठीक, तो बहरहाल यप, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड दिस इज द आर ग्रुप्स आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग और वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. अगेन ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो है वो आर ग्रुप सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है. जब मैं ये कह दूँ कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. दो चीज़ें याद रखना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. फोबिक या फोबिया जिसको ज़्यादा, ठीक है, फोबिया जिसको ज़्यादा कभी तुमने सुना होगा. फोबिक या फोबिया मीन्स समथिंग विच इज़ हेटिंग, वाटर हीटिंग. हाइड्रोफोबिया वाटर हीटिंग, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग. तो आर ग्रुप्स अगर हाइड्रोफिलिक इसका मतलब ऑफ कोर्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर पोलर इन नेचर. ठीक है, possess active sites which are clefts. ठीक है, या depressions to which a substrate can bind. Now in other words I want to say कि इनके पास जो enzymes होते हैं इनके पास एक active site होती है और वो एक्टिव साइट क्या करती है, वो एक्टिव साइट ही वो जगह है जहाँ पर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल जिसे या तो बनना होता है या ब्रेक डाउन होना होता है तो वो कंबाइन होता है. अब अगर एक जाइंट मॉलिक्यूल है
सक्रोज का और मुझे उसको ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। तो सक्रोज को ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने एंजाइम को लिया। अब सक्रोज जो कि मॉलिक्यूल है वो एंजाइम के कौन से पार्ट पर लगेगा, दैट विल बी ऑन द पार्ट ऑफ द एक्टिव साइड, ठीक है। और अगर मुझे इसी तरीके से किसी प्रोटीन को बनाना है, मतलब दो प्रोटीन मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं और मुझे उनसे एक लार्ज प्रोटीन बनाना है, तो वो जो दो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ना, मैं उनको आपस में कंबाइन किस तरह करवाऊँगा, थ्रू द एंजाइम। और वो दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो एंजाइम की एक्टिव साइड पे जाके लगेंगे। तो एक्टिव साइड इज़ द पार्ट वेयर द सबस्ट्रेट इज बाइंड विद इट, ठीक है। तो तभी हम इसको एक्टिव साइड कहते हैं। एंजाइम्स हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के, तो फर्स्ट इज़ द इंट्रासेल्युलर, अनदर इज़ द एक्स्ट्रासेल्युलर। जो हमारे पास इंट्रासेल्युलर एंजाइम्स है, दे फंक्शन इनसाइड ऑफ सेल्स, जो सेल के अंदर ही रहकर, मतलब सेल्स के अंदर ही बनते हैं एंजाइम्स और वहीं पर अंदर ही फंक्शन करें, दीज आर कॉल्ड द इंट्रासेल्युलर, ठीक है। और अनदर इज़ द एक्स्ट्रा सेल्युलर दैट फंक्शंस आउटसाइड ऑफ सेल, यानी कि ये बनते अंदर है सेल के, लेकिन ये जो है वो सीक्रेट आउट हो जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये आउटसाइड ऑफ सेल फंक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि जिस सेल में बनते हैं उस पर फंक्शन नहीं करते, उससे बाहर फंक्शन करते हैं, ओके। तो ये याद करना है। और दूसरा है लॉक एंड की। अब आप ये ओ लेवल से पढ़कर आए हो, You already know that the idea that enzymes have particular shapes into which their substrate fits into exactly, एंड दिस इज़ वॉट यू कॉल एक्टिव साइड, कि जहाँ सबस्ट्रेट आकर जो है वो एंजाइम से फिट हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे हमारे पास वी कैन जैसे दिस इज़ अ लॉक एंड की मॉडल, ठीक है। जैसे हमारे पास लॉक एक तरीके से हम एंजाइम को कहते हैं और की हमारे पास होती है सबस्ट्रेट, ठीक है। एंजाइम इज सेड टू बी स्पेसिफिक फॉर अ सबस्ट्रेट। ये मैं भी आपको बार बार सीख के बता चुका हूँ कि ऑलरेडी, कि हमारे पास अगर एक एंजाइम है और वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है या ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है, मतलब वो ग्लूकोज के साथ फंक्शन कर रहा है, उसको सिंथेसाइज कर रहा है, और तो वो बहरहाल ग्लूकोज के साथ ही करेगा, फिर वो प्रोटीन के साथ नहीं कर सकता। अगर उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होगा तो फिर वो ग्लूकोज को नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। और दूसरी बात ये कि ग्लूकोज कहाँ पे अटैच होगा, आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर, ऑलराइट। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप वो लेवल्स ऑलरेडी पढ़कर आए हो ना, वो लॉक एंड की मॉडल, तो आपको इसके बारे में ऑलरेडी यू आर फेमिलियर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। और ये वो चीज़ें जो आपने लेवल्स में पहले नहीं पढ़ी थी, ठीक है, इट इज़ इन योर ए लेवल्स, दैट इज़। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझना, कि सबस्ट्रेट इज़ पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरी टू द एक्टिव साइड। पार्शियली क्या मतलब है, यानी कि पूरा नहीं, नॉट कम्प्लीटली बट पार्शियली, यानी कि थोड़ा थोड़ा, और टू सम एक्सटेंट, ठीक। या हम ये कह लेते हैं बेटर वर्ड है कि आधा या आधा नहीं, मतलब हम कहते हैं कि थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं कि वी कैन जस्ट से द कम्प्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि यानी कि एक जो शेप है वो दूसरे में फिक्स हो जाए। कॉम्प्लीमेंट्री में मैं एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर। तो ब्लू कलर का शेड देखो, ये जो लाइट ब्लू कलर है, इसको तो हम जो भी कलर कहते हो, ठीक, वो हमारे पास हो गया सबसे। और जो डार्क ब्लू है, लाइक इट इज़ अ बिट डार्क ब्लूइश कलर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास एंजाइम। इसका जो शेप है, इसकी थोड़ी सी तुम शेप देखोगे तो बिल्कुल 110% कॉम्प्लीमेंट्री है। तुम ये कहोगे कि यार जो हमारे पास एंजाइम है, इसका जो सबस्ट्रेट है, सॉरी, वो एंजाइम से उसकी एक्टिव साइड पर अटैच हो गया, और क्लियर अटैच हुआ। तुम ऊपर देखो तो बिल्कुल एज अ पोजीशन है कि अगर तुम उसको उठाकर रख दोगे, अटैच करवा दोगे तो सेम एज अटैच होगा, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री। जब पार्शियल है, तो पार्शियल का क्या मतलब होता है, पार्शियल का मतलब है कि 110% जो तुम अभी ब्लू कलर इमेज देख रहे हो वो तुम्हें लॉक एंड की मॉडल बता रहा है। रेड कलर में अगर तुम एंजाइम को देखोगे तो वो तुम्हें इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस बता रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव साइड है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, वो पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइड। अब तुम दोनों की शेप देख सकते हो, ओके। एंजाइम में हमारे पास एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसमें बिल्कुल, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट है, इस जस्ट लाइक स्ट्रेट, हम लोग इसका स्ट्रक्चर कह लेते हैं। फॉर द एक्टिव साइड स्ट्रेट लाइन्स है, और ऊपर अगर तुम देखो सबस्ट्रेट में तो उसमें वी आर नॉट हैविंग द स्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास दो जो है वो रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर्स थोड़े से निकले हुए। तो द एक्टिव साइड चेंजेस शेप स्लाइटली टू इंश्योर अ बेटर फिट, ठीक है, या परफेक्ट फिट एंड स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। एक्टिव साइड जो है वो अपनी शेप को स्लाइटली चेंज कर लेता है, बिकॉज तुम देखो कि सबस्ट्रेट ने अपनी शेप को चेंज नहीं किया, तो टू सम एक्सटेंट एंजाइम ही अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करता है। और जब एंजाइम्स अपनी शेप को थोड़ा सा चेंज करेगा तो उसके बाद आकर जो है हमारे पास सबस्ट्रेट आकर फिट हो गया। तो ऑल दो वी नो कि इन द रेड इमेज, आपको जो इंड्यूस फिट मॉडल की रेड इमेज दिख रही है, जैसे हमारे पास पिंकिश कलर, लाइक बेबी पिंक या लाइट पिंक कह लो उसको, ठीक। इसमें हमारे पास जो कलर है सबस्ट्रेट का, वो जब आके डार्क कलर, या डार्क नहीं हम कह लेते सिंपल इसको रेड कलर, ठीक है, एंजाइम्स उसके साथ आके जब अटैच हुआ तो तुम देख लो कि कुछ भी कहीं से भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि अटैच हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इट्स नॉट, यू कैन जस्ट से कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा।
आप अगर थोड़ी सी इसकी शेप देखोगे तो मैच कर रही है, लेकिन इसमें दो लाइक वन इज़ स्क्वायर एंड वन इज़ द ट्राइंगल रेक्टेंगल सॉरी। ये थोड़ा सा इस तरीके का है कि लाइक दो यहाँ पर छोटे रेक्टेंगल्स कह लेते हैं, तो वो बने हुए टू द सबस्ट्रेट, लेकिन हमारे पास एंजाइम्स में नहीं है। लेकिन एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है। तो वो अपनी स्लाइटली चेंज कर रहा है अपनी शेप को थोड़ा सा, और अपनी लाइक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना रहा है ताकि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, और उसके बाद एक्टिव साइड ही चेंज हुई है, जो सबस्ट्रेट है वो चेंज नहीं हुआ। दिस इज़ द की पॉइंट। तो अगर तुम नोट्स बना रहे हो, विच आई वांट यू गाइस कि तुम नोट्स बनाओ लाजमी, तो उसमें ये चीज़ लिखो कि एक्टिव साइड चेंज करती है शेप, एंजाइम नहीं जो है एंजाइम करता है शेप चेंज, यानी कि एक्टिव साइड करती है चेंज, सबस्ट्रेट नहीं करता। ठीक है, दिस मेक्स कैटालाइसिस इवन मोर एफिशिएंट, यानी कि तो मुझे नहीं लगता कि इट वुड बी बेनिफिशियल। ऑफ कोर्स इट्स 110% बेनिफिशियल। क्या इससे ज़्यादा मज़े की क्या बात हो सकती है कि एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइड सिमिलर नहीं है, लेकिन जब तुमने उसको अटैच कर दिया तो इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस हो गया कि वहाँ पर जो एंजाइम है उस अपनी एक्टिव साइड की शेप को स्लाइटली चेंज कर लिया, और अब जाके वो 100% अटैच होकर पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट आई कैन जस्ट से कि इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कोई बात नहीं हो सकती। सो दैट इज़ व्हाट हैपनिंग इन द इंड्यूस फिट मॉडल, कि हमारे पास एक्टिव साइड थोड़ा सा अपना स्लाइटली चेंज कर लेती है शेप को, क्योंकि हमारे पास जो सबस्ट्रेट होता है वो पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो नंबर वन की पॉइंट, पार्शियली कॉम्प्लीमेंट्री शेप टू एक्टिव साइड ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड नंबर टू, एक्टिव साइड अपनी चेंज शेप को चेंज कर लेता है स्लाइटली, ताकि उसकी वजह से क्या हो, परफेक्ट जो है वो फिट हो जाए, बेटर फिट हो जाए, और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो सबस्ट्रेट की। बिकॉज यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइड है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो। एंड सेकेंडली, ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो नीचे कि सबस्ट्रेट आकर अटैच हुआ है टू द एंजाइम, दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड एज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे पास कुछ देर के लिहाज से जब सबस्ट्रेट आकर एंजाइम से अटैच हो जाता है ना उसके एक्टिव साइड से, तो ये अटैचमेंट कहलाती है basically enzyme substrate complex. So this is the key point you need to know about it. Now enzymes reduce activation energy. देखो, we know that activation energy is the minimum energy which is required to start a reaction or begin a reaction. देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन खुद से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, उसकी एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, यानी कि उसको कम अज़ कम भी इतनी एनर्जी चाहिए, एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं उनको बहुत कम एनर्जी चाहिए, कुछ को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो बेसिकली इट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी जो कि मिनिमम एनर्जी है एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अगर उससे एनर्जी कम है तो कभी भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, और अगर उससे उतनी एनर्जी उससे ज़्यादा एनर्जी है तो फिर रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। तो फॉर सपोज़ अगर हम एक न्यूमेरिक उठा लें, लाइक न्यूमेरिकल उठा लें, फॉर सपोज़ 50 किलो जूल पर मोल हमारे पास एनर्जी है जो कि हमें देनी है एक रिएक्शन को ताकि वो प्रोसीड करे। और वहीं पर ही जब मैंने एंजाइम डाला ना, तो एंजाइम ने क्या कर दिया, ये 50 जो एनर्जी थी ना 50 किलो जूल पर मोल, इस एनर्जी के अमाउंट को इसने कर दिया 25। यानी कि मुझे जब एक रिएक्शन है और उसको प्रोसीड करने के लिए मुझे 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी थी, अब मैंने एंजाइम को ऐड करने के बाद उसकी एनर्जी 25 किलो जूल पर मोल हो गई है। तो मुझे बताओ कि मेरे लिए ज़्यादा आसानी क्या है, 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना या 25? ऑफ कोर्स इतनी कम, मतलब 50 का आधा समझ लो, यानी कि 25 किलो जूल पर मोल, 50% एनर्जी जो है वो कम हुई है। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी, क्या मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी कम एनर्जी में, लाइक ऑफ कोर्स 25 इज़ लेस दैन 50, तो उस कम एनर्जी में मैं अपना रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता हूँ। बट हाउ दिस वॉज पॉसिबल, दिस वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एंजाइम। जब एंजाइम को मैंने डाला तो उसके बाद रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, रिड्यूस हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन मैनी केमिकल रिएक्शंस द सबस्ट्रेट विल नॉट बी कन्वर्टेड टू अ प्रोडक्ट अनलेस इट्स टेम्पररीली गिवन एक्स्ट्रा एनर्जी। यानी कि जब तक कि आप एक्स्ट्रा एनर्जी या मिनिमम एनर्जी नहीं दोगे, वो एनर्जी जो उसको चाहिए एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में फॉर्म होने के लिए, तो तब तक वो काम नहीं करेगा। और इन दिस केस वी कॉल द रिएक्टेंट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, तो अब क्या करना है, एंजाइम्स डू दिस बाय होल्डिंग देयर सबस्ट्रेट्स इन अ वे दैट बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन मोर इजीली, हैंस रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स ऐसे वे में पकड़ते हैं हमारे सबस्ट्रेट को और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी चाहिए होती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी की आप बात कर रहे थे मिनिमम एनर्जी की, वो उतनी नहीं चाहिए होती जितनी पहले चाहिए थी। क्योंकि एंजाइम्स का वे ऑफ होल्डिंग या वे ऑफ इस तरह से कह रहे थे कि वे ऑफ प्रोसीडिंग इस तरह होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को खुद ही ब्रेक कर लेता है, सॉरी रिड्यूस कर देता है बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स को ईजिली ब्रेक कर देता है वो। ठीक है,
और द शेप इज़ स्लाइटली चेंज मेकिंग इट ईजियर टू चेंज द सबस्ट्रेट टू अ प्रोडक्ट। या फिर अगर एंजाइम का जो एक्टिव साइड है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, तो वो क्या करता है, थोड़ी सी स्लाइटली चेंज कर देता है, जो कि अभी आपने पढ़ा है इंड्यूस फिट थ्योरी में, ठीक है। तो अपनी थोड़ी सी जो है वो शेप को चेंज कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि भाई आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती और कम एनर्जी में भी आपका काम चल जाता है। ऑलराइट, ओके, नाउ अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ रिएक्शन that when the enzyme and substrate are first mixed, there's a large number of substrate molecules. Therefore, almost every enzyme has a substrate in its active site. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिक्स होते हैं, वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब हम मिक्स करते हैं तो सबस्ट्रेट जाकर एक्टिव साइड पर अटैच होते हैं टू द एंजाइम। एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। दिस मेक्स द रेट ऑफ एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन फास्टेस्ट एज एट द बिगनिंग। यानी कि शुरुआत में, लाइक आप अगर सबसे पहले ए देखोगे, ठीक है, where they are showing you the reaction rate on the y axis and substrate concentration on the x axis। तो जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, आप देखो कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन कम थी, ठीक है, कम से लाइक बढ़ के लाइक 1 2 3 4 5 इस तरह देखो स्टार्टिंग में, तो कितना हमारे पास जो ग्राफ है वो कितना लीनियर टाइप है, ठीक है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि बेसिकली रिएक्शन बहुत फास्ट जा रहा है, कितनी जल्दी स्पीड में जा रहा है। उसका रीज़न ये कि हमारे पास कम सबस्ट्रेट है, मॉलिक्यूल्स एंजाइम ज़्यादा है। कम सबस्ट्रेट है, एंजाइम ज़्यादा है, तो एंजाइम से क्या किया, सबस्ट्रेट को आपस में कंबाइन किया और रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हो, अब हमारे पास एंजाइम्स उतने ही है, लेकिन सबस्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो एंजाइम्स कोशिश करेगा कि सारे सबस्ट्रेट को अपने पास अटैच कर ले, कोशिश करेगा कि जितने भी जो हमारे पास क्या कहते हैं सबस्ट्रेट है उसको अपने पास एक्टिव साइड पर अटैच कर ले सारे एंजाइम। एक वक्त ऐसा आ रहा है कि आप जस्ट देख सकते हो कि जिस तरह से कर्व आपको शो कर रहा है एंड में, कि हमारे पास जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कह लो, हम स्टेशनरी कह लेते हैं इसको, ठीक, रेस्ट पर। व्हाट डज इट मीन बेसिकली, इसका मतलब ये कि हमारे पास जो ये एंजाइम थे वो सारे यूज़ हो चुके हैं, जितने भी एंजाइम थे वो यूज़ हो गए। आप कंसनट्रेशन और सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा, क्योंकि जितने भी एंजाइम थे वो सारे अब सबस्ट्रेट को पकड़ चुके हैं। अब एक हद होती है ना कि आप जितने एंजाइम है उतने सबस्ट्रेट रखो। जब आपने इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दिए, इतने ज़्यादा सबस्ट्रेट बढ़ा दिए कि अब एंजाइम तो सारे ऑक्यूपाई हो गए, उनकी एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड है, तो सबस्ट्रेट जो है वो ऐसे ही पड़े रहेंगे और एंजाइम जो है वो बाकी सबस्ट्रेट के साथ फंक्शन करेंगे। कोई एंजाइम बचेगा नहीं ऐसा जो कि सबस्ट्रेट को एक्टिव साइड पर अटैच करे, क्योंकि सारे एंजाइम यूज़ हो गए। और आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये लाइन कांस्टेंट हो जाएगी। अगर मेरा ये जो अभी जो बात बताई है फॉर ग्राफ ए अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके गौर से दोबारा सुनना, इट विल हेल्प यू लॉट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बी को देखते हैं, ऑन द y axis it's shown the reaction rate, on the x axis it's shown the enzyme concentration। हाँ, अब अगर तुम एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे, सो यू ऑलरेडी नो दैट एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंड दे प्रोसीड द रिएक्शन, दे कैटलाइज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो अगर तुम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता रहेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जितने भी हों, थोड़े कम हो, ज़्यादा हो, दरमियान में हो, जितने भी सबस्ट्रेट्स हों या इतनी क्वान्टिटी में हो कि तुम काउंट नहीं कर सकते, जितने भी हो, या फिर भले थोड़े बहुत ही हों, 2-4 हों या बहुत सारे हों, अगर आप एंजाइम्स बढ़ा रहे हो तो एंजाइम्स के पास ही तो एक्टिव साइड और एंजाइम को तो असल में फंक्शन करना है। तो एंजाइम्स ज़्यादा बढ़ाओगे तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, और इसका रेट कितना फास्ट है तुम देखो, इतनी जल्दी प्रोसीड कर रहा है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। इंस्टाग्राम पे भी लाजमी फॉलो कर लो, वहाँ डीएम करना, एंड ऑल्सो डीएम ऑन माई व्हाट्सएप। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट भी कर सकते हो। वी हैव जस्ट स्टार्टेड दिस चैप्टर पर, आई होप दैट यहाँ पर अब तुम 110% क्लैरिफाई हो चुके हो एवरीथिंग। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा रिमाइंड करके सुन लेना, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग डू सब्सक्राइब दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि अभी अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो है फैक्टर्स, वी आर डिस्कसिंग द फैक्टर्स, उसके बारे में आपको पता रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर, गुड बाय।